हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैम्पल प्रैक्टिस पेपर के सभी असर्शन रीजन सत्र 2023-24 के लिए चैप्टर वाइज कराऊंगा। आइए करते हैं। आपको पता है असर्शन रीजन के अंदर क्या होता है। आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है। स्टेटमेंट ए जिसे असर्शन कहते हैं, स्टेटमेंट आर जिसे हम रीजन कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए होते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन करती है तो हमारा आंसर क्या होता है, ए होता है। अगर ए और आर दोनों की आपकी ट्रू है लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है ए की, तो हमारा आंसर बी होता है। अगर ए क्या आपकी ट्रू है आर फॉल्स है तो आंसर हमारा क्या होता है, सी होता है। और ए फॉल्स है आर भी फॉल्स है तो हम कहते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो आपको चार ऑप्शन से इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो इन सैम्पल पेपर के अंदर दिया गया है। ये देखिए फर्स्ट है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आपको पता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप ऐसे लेफ्ट ऐसे, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है आपकी, यानी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट, ठीक है बिल्कुल। रीजन देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये दिखाई क्या, टेंजेंट है आपकी टेंजेंट। तो जो आपका आर है ये भी बिल्कुल क्या है, ठीक है, दोनों ठीक है। और सेकंड वाला जो रीजन है वो ए को बिल्कुल राइट एक्सप्लेन करता है। तो आपको देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या दिया गया था, बस आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर ए को एक्सप्लेन करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आपका ए होगा। तो राइट आंसर क्या आपका ए, यहाँ सामने लिख दीजिए ए के अंदर, यानी ए क्या आपका राइट आंसर है। सेकंड है आपका, देखिए नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड क्वेश्चन है, इन ए सिंपल बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये क्या कहता है, आपको पता है कि आपकी जो बैटरी का जो सिंबल होता है हम कैसे बनाते हैं, हम बैटरी का सिंबल इस तरह बनाते हैं और ये हमारा क्या होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप देखें इन्हें कहा है सिंपल बैटरी सर्किट पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसने बिल्कुल गलत लिखा है। ये आपका देखिए जो ये आपका लोएस्ट पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप डाल सकते हैं ये क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड है, देखो रीजन के अंदर क्या दिया गया है, करंट फ्लोज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एज इट डज इन सच सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स। ये भी आपको पता है रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप बनाते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सर्किट बना के दिखाऊं यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल आपका, यहाँ पे कोई हम रेजिस्टेंस या लोड ले लेते हैं तो ये आपको इस तरह हम सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका क्या होता है नेगेटिव होता है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल इस तरफ फ्लो करता है। ये आपकी बैटरी है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो आपका आंसर क्या होगा, आपको पता है डी विल बी द राइट आंसर। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। इस तरह आपको देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इन ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज सेम। तो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर चार्ज आपका क्या रहता है, सेम रहता है। ये देखिए आपका क्या सेम रहता है। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब क्या, आपकी कैपेसिटर को हम इस तरह देते हैं, मान लो आपके 3 कैपेसिटर बना दिए मैंने आप इस तरह से,
तो ये आपका C1, तो हमारे क्या है यहाँ पे ये C1, C2, C3, अगर आप चाहे तो पूरा सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। आपको कंप्लीट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो आपके ये 3 कैपेसिटर है और इस तरह से ये आपका मान लो C1 है, C2, C3 और ये आपकी बैटरी है। इस तरह बना सकते हैं आप, बैटरी है आपकी। तो हमारा इसके अंदर क्या है, ये आपका वोल्टेज हो गई आपकी। तो करंट किधर फ्लो, आपका इधर जो जाएगा तो इसके अंदर क्या फ़्लो करता है, आपका चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज फ्लो की जो डायरेक्शन होती है, जो क्यू की डायरेक्शन होती है, हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। इन सिलिकॉन में इस कैपेसिटर पे क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, यानी आपकी क्यू सेम रहता है, सेम। और जो वोल्टेज होती है ये क्या होती है, डिवाइड होती है, भी डिवाइड होती है। तो इसका मतलब क्या है, इन सच कम्बिनेशन चार्ज कैन ओनली मूव फ्रो ओनली वन पाथ फ्लो करती है। पाथ मान लो, इस पाथ का नाम अगर मैं ए भी डाल दूं तो आपका पाथ कौन सा है। तो देखिए हमारा जो है इसके अंदर पहली स्टेटमेंट जो ये है, यहाँ देख सकते हैं आप, जो कम्बिनेशन कैपेसिटर का चार्ज हर कैपेसिटर पे सेम रहता है और जो वोल्टेज डिवाइड होती है। तो सच कम्बिनेशन में चार्ज जो फ्लो करता है वो सिर्फ उसके पास क्या है, एक ही पॉइंट होता है। मान ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी डायरेक्शन जो है वह ए से बी की तरफ आपका क्या है, चार्ज फ्लो करता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और सेकंड आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए। जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होती है और सेकंड वाला रीजन ए को एक्सप्लेन करता है तो आंसर क्या है आपका, ए होगा। फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, देखिए आपका नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एन इलेक्ट्रॉन हैज ए हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विद ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड हैज ए लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विद ए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आपको पता पोटेंशियल एनर्जी जो हम देते हैं आपकी, मान लो इसको हम पी दिखाऊँ, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, ये होती है आपको क्यू वी होती है, क्यू वी क्या है आपकी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होती है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल होती है। तो पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन हैज ए हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट ए लोकेशन विद ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो हमारी, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू वैसे पोटेंशियल फार्मूला का होता है माइनस क्यू वी होता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट पार्ट में कहा इसने, देखो जब आपकी इसने कहा देखिए यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट लोकेशन विद नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल। अगर वोल्टेज नेगेटिव होगी, वी नेगेटिव होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वैल्यू दी है कि आपकी ये माइनस क्यू, जो वोल्टेज है तो कैसी दी गई है, माइनस क्यू दी गई है, माइनस वी सॉरी। तो कितना आ गया आपका, ये दोनों के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू वी, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन विद नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल है, तो आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी एसोसिएटेड है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एंड हैज हायर पोटेंशियल पे होगा एनर्जी होगी। एंड लोअर द पोटेंशियल अब कब होगी, जब आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल होगी। इसका मतलब क्या, अगर ये हमारा फार्मूला हमारा क्यू वी था, अगर ये क्या होगी आपकी, ये पॉजिटिव होगी, यानी आपकी वोल्टेज जो है
तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू वी आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हायर है, फर्स्ट केस के अंदर हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये क्या आपका लोअर के लिए। तो बिल्कुल राइट है, आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब जब सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो देखिए क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो आपको पता है डायग्राम भी बनाया था हमने। अगर मान लो आपका एक कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसको बना देते हैं, ये आपकी बैटरी ले लेता हूँ, आपकी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सर्किट हो गया आपका पूरा पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल। तो आपको पता है जो करंट फॉलो करता है वो करंट हमेशा आपका हायर पोटेंशियल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है आपका। ये हो गया करंट जो फॉलो करेगा या पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमेशा कहाँ भागेंगे, ये आपका इधर भागेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, इस तरह है, यानी ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन वो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, लोअर से हायर की तरफ मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है करंट के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर होगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा, सी। तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है इन सैम्पल पेपर के अंदर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको मैंने बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वे सरफेस जहाँ पे आपकी पोटेंशियल यानी कि जो वी बी यानी तो कोई भी दो पॉइंट अगर आपकी तो पोटेंशियल क्या रहती है, सेम रहती है। और हमने फार्मूला पढ़ा था वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई डॉट डी एल, ये मैंने आपको बताया था। और पोटेंशियल ये क्या होता है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बड़ा काम आएगा आपका। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ये जो दिया गया आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, ये क्या होती है, वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहती है। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, ये वी बी यानी वी बी जो बराबर किसके होगा, वी ए के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, देखिए ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी बी बराबर वी होगा। तो ये जो ई डॉट डी एल है, ई डॉट डी एल कितना आ जाएगा आपका, ये जीरो आएगा। जीरो का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू किसके होगी, सरफेस के। तो पहली स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल ट्रू है। सेकंड देखो क्या कहा गया है, वर्क डन इज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज मूविंग चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जीरो। तो यहाँ इसी स्टेटमेंट देखिए, इसी को हम मतलब इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो वी बी माइनस वी ए क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब क्या है, सामने देखिए क्या है, वर्क डन बट क्यू नॉट भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि वर्क डन कितना आ गया आपका, जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक, और जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, ए आंसर आएगा। तो आंसर विल बी ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक को आर रीजन ए को एक्सप्लेन करता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नाउ आपका जो सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड के आला सेशन रीजन जो आपके सेकंड चैप्टर कौन सा आपका जो दिए गए इन पाँच इनके अंदर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए क्या है। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमने यहाँ पे जब आपको बताया था रेजिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका ml/m/n/e² टो। और आपको एक बड़ा एक मोबिलिटी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रिलैक्सेशन टाइम के। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ते हैं, सक्सेसिव कोलिजन का टाइम क्या घटता है। और आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, सिंपल बात है, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है
तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये पॉजिटिव तो बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी जो क्या बोलते हैं, मोबिलिटी का मोशन। जब रेजिस्टेंस बाधा ज़्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या होगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मोबिलिटी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है तो देखो यहाँ लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मोबिलिटी होती है ये क्या होती है, डिफाइन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मोबिलिटी डिक्रीज होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ये म्यू डिक्रीज नेगेटिव का मतलब क्या है, घटना, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, ये भी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज। और डिक्रीजेज होगी इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि आपका जो आर है वो सक्सेसिव टाइम, रिलैक्सेशन टाइम की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये टाइम क्या आपका ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है, यहाँ पे गलत लिखा तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दोनों स्टेटमेंट जब गलत होती है तो हमारा आंसर क्या होता है, डी विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया इसका, द बेंडिंग ऑफ ए इंसुलेटिंग वायर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। यहाँ पे इंक्रीज दिया गया है पेपर के अंदर जो आपका है इंक्रीजेस, तो बेंडिंग ऑफ इंसुलेटिंग वायर इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस वायर का इंक्रीज होना है, तो ये आपको बताना। तो देखिए क्या होता है, आपकी कोई वायर है, मान लीजिए आपकी ये कितनी भी है, तो अगर आप इसको बैंड भी कर देते हैं, मान लीजिए इसको मैं इस तरह बैंड कर देता हूँ इसी वायर को, तो इससे क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब बेंडिंग करते हैं इंसुलेटिंग वायर है आपकी, तो कोई लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई आर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या है आपका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, आपको पता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आपकी लेंथ में रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या आएगा हमारा, डी विल बी द राइट आंसर। ना जो आपका एक क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असर्शन का, एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल एंड अपोजिट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैंने आपको पीछे बताया था ऐसा कोई आता है तो आप ये डायग्राम आप याद भी रखिएगा कि इधर आपका ये था और कुछ इस तरह बताया था आपको मैंने। ऊपर की तरफ क्या होता है, ये वी एल होता है और नीचे क्या होता है आपका वी सी होता है। तो ये आपका इधर वी एल वी सी और इधर हम वी आर लेते थे, करंट को हम इधर लेते थे। तो देखें तो रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है आपको बताया मैंने, एक्सएल क्या हो जाता है अगर हम बात करें आपका, या आप कह सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन पे आपका बताया था एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा है ये वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होता है आपको इसको बोलते हैं एक्सएल, सिंबल होता है इसका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन दिस सर्किट। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इसको बोलते हैं एक्ससी, एक्ससी। तो ये दोनों बराबर होते हैं उस कंडीशन पे, इक्वल एंड अपोजिट। देखो ना यहाँ पे देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है राइट स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन क्या दिया, सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल एंड अपोजिट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन पे तो होते हैं लेकिन एलसीआर सर्किट में जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सएल क्या होता है, दोनों डिपेंड करते हैं आपके फ्रीक्वेंसी पे। ये होता है ओमेगा एल, ये होता है 1/ओमेगा सी। तो जब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है दोनों की तब ये आपका होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, फर्स्ट राइट है और सेकंड गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो देखिए अब क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इंडक्टेंस कोयल आर मेड ऑफ कॉपर। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट, इंडक्टेंस कोयल क्या होती है, कॉपर की बनी होती है।
रीजन इंड्यूस करंट इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस। पता है आपको भाई जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसी के अंदर करंट फॉलो करेगा। ओम्स लगाया जाता है आई इज इक्वल टू वी बटे आर, जितना आर कम उतना ज़्यादा करंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड वाली फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है। तो आपका जो आंसर बनेगा इसके अंदर क्या बनेगा, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स। देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया सर्सन का आपका, लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर एंड रीजन दिया गया है एयर इज डेंसर देन ग्लास। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास। आपको पता है एक फार्मूला पढ़ा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ, ये फार्मूला होता है आपका। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी किसी भी मीडियम के अंदर, अभी यहाँ से वी निकालूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया सी बटे म्यू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से देखेंगे लाइट ट्रेवल फास्ट इन ग्लास देन एयर। तो जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है। जो म्यू वैल्यू मैं लिख देता हूँ, म्यू जो होगा आपका ग्लास के लिए, म्यू फॉर ग्लास कितना होता है, ये होता है 1.5 होता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के लिए ये लगभग 1 होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करेंगे आपका यहाँ पे देखेंगे ग्लास के लिए, तो आपकी जो पहले स्टेटमेंट लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर, तो जो स्टेटमेंट होगी पहले की आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो जो वी ग्लास आएगी, तो वी ग्लास कितनी आ गई, ये होती है 3 गुना 10 की 8 और बटे में कितनी आ गई, आगे ग्लास के लिए 1.5 है। तो ये फैक्टर क्या बड़ा इससे, जबकि एयर के लिए कितनी है डायरेक्ट, अगर एक मान रखें 3 गुना में 10 की 8। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपकी, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है एयर इज डेंसर देन ग्लास। अभी आपने देखा डेंसर क्या है, ग्लास डेंसर ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, डी विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए, असर्शन क्या दी गई है, द कलर कैन बी सीन इन थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और सेकंड रीजन दिया गया वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर। तो देखिए हमारा जो है कलर जो होता है, कलर कैन बी सीन थिन लेयर ऑफ ऑयल्स ऑन द सरफेस में दिखाई देता है आपको कलरफुल। आपको बताया भी था इसका कारण क्या होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड अगर आप रीज़न देखेंगे वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर, हाँ ये भी पता हमें, आपको मैंने पढ़ा विबग्योर, विबग्योर जब प्रिज्म से आपका वाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर में कॉन्स्टिट्यूट कलर जो होते हैं उसमें टूट जाती है, हम विबग्योर से दिखाते हैं, वायलेट से लेके रेड तक। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी ठीक है। तो लेकिन क्या देखिए फर्स्ट का और सेकंड का कोई मैच नहीं है, यानी आपका रीजन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों ठीक हो लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, बी होता है, बी। आगे का मतलब क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स जो ए है आर है ट्रू है, बट आर नॉट एक्सप्लेनिंग ए। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका। थर्ड क्या है, ए डेंटिस्ट यूज ए कनकेव मिरर टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपनी दांत दिखाने जाते हैं, तो देखिए कि मिरर यूज़ करता है अंदर आपके मुंह को खोलकर, वो कनकेव मिरर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, कनकेव मिरर का वो यूज़ करता है। अब जो आपका रीजन दिया गया वो क्या है, डेंटिस्ट यूजेज ए कनकेव मिरर एज टू फॉर्म ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब डेंटिस्ट के अंदर, डेंटिस्ट को आपकी जो कैविटी की है मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हो और आपका रीजन क्या देखिए यहाँ पे कोज को एक्सप्लेन कर रहा है ए के
तो आपका आंसर क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें हमारा आंसर क्या होता है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका, इन एन interference pattern observed in young double slit experiment, if the separation d between core and source as well the distance, यहाँ पे थोड़ा गैप आएगा, distance d of screen from core and source both are reduced to 1/3, then new fringe width remain the same। रीजन क्या दिया गया, फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल होती है टू d by d। तो आपको बताना क्या है, ये जो इसके अंदर क्या है, ये ठीक है या गलत है। देखिए, तो देखिए इसके अंदर क्या दी गई स्टेटमेंट में, हमें पता है फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बीटा से दिखाते हैं, ये होता है लैम्डा डी बाई डी। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, डी बी आपका जो है, जो डी डैश है, मान लो डी डैश है ये भी, और स्मॉल डी ये भी आपका, मान इसको डी डैश दिखा देते हैं, ये कितना हो गया है, ये डी बाई 1/3 कर दिया, तो ये भी 1/3। तो इसके अंदर रखेंगे आप, ये वैल्यू रखेंगे, तो जो नया बीटा डैश आएगा वो क्या आएगा, देखिए लैम्डा डी बाई 3 बाई स्मॉल डी बाई 3, कटने के बाद वापस सेम, कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सेम है। तो पहली स्टेटमेंट क्या आपकी, अगर आप देखेंगे रिमेन सेम, फ्रिंज विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर फार्मूले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, बीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, और इसी कारण क्या है, ये इसका रीजन भी है। तो रीजन ठीक है, रीजन करेक्ट है। तो आपका जो आंसर क्या आएगा, जब दोनों ठीक हो और आर ए को एक्सप्लेन करता हो, तो हमारा आंसर होता है ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, the propagation of light through an optical fiber is due to total internal reflection taking place at the core cladding interface। तो आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है आपकी, तो देखिए आपका जो यहाँ पे है, प्रोपेगेशन लाइट होती है ऑप्टिकल फाइबर, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ये बिल्कुल ठीक है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, आपको बताया भी था। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है TIR पर, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड कहा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल्स ऑफ क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल मटेरियल फाइबर ग्रेटर दैन दैट ऑफ द कोर, ये गलत है यहाँ पे, ये देखिए ये लेसर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लेसर। पेपर में अगर आपका ये आ जाए लेसर होना चाहिए, अगर ये कम होता तो ठीक होती स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, तो आपको ऑप्शन क्या होता है, हमेशा सी होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर होगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, if the focal length of two convex lenses is same, the lens with larger diameter will produce brighter image। ये आपको असर्शन दिया गया है, convex lens with larger diameter are able to focus light better। तो देखिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, कि जब फोकल लेंथ टू कन्वेक्स लेंस ही सेम, यानी कि बाई कन्वेक्स लेंस बाई सेम दोनों की फोकल लेंथ है, बाई कन्वेक्स लेंस हो गई है, तो लार्ज डायमीटर विल प्रोड्यूस ब्राइट इमेज बनाएगा, अपर्चर बढ़ जाती है। कन्वेक्स लेंस विद लार्ज डायमीटर एबल टू फोकस लाइट बेटर, ये गलत है, ये जरूरी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, तो आंसर क्या आता है आपका, सी आता है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन देखिए आपका, इसके अंदर जो दिया गया है वो क्या, देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आपका CBSE के अंदर पूछा गया है, प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो CBSE बोर्ड ने दिया है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है ना आपका, हमें पता है जो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो आपकी पैटर्न बनता है, कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। अगर आप देखेंगे बिल्कुल सभी पैटर्न सेम होता है इस तरह से, यानी सभी पैटर्न की जो होती है आपकी ब्राइट डार्क बैंड जो बनते हैं बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड बनते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर सेंट्रल जो होता है मैक्सिमम बनता है, उसके बाद क्या है ये घटती इंटेंसिटी के बनते हैं ऐसे इस तरह से, जबकि इसमें क्या सारे सेम उसके बनते हैं, यानी इस तरह।
जो सभी की सेम इंटेंसिटी होती है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में आपका बिल्कुल सेम के, जबकि डिफ्रैक्शन डिक्रीज इंटेंसिटी का बनता है एंड फ्यू इन नंबर, कमी बनती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या है, आपको पता है इंटरफेरेंस रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, बिल्कुल ठीक है। और जो सेकंड आपका डिफ्रैक्शन रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम वेव फ्रंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो यहाँ पे ए का कॉज बताया गया है, यानी रीजन बताया गया है। रीजन बताया गया तो आंसर क्या आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। जब ए ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो, तो आंसर क्या आता है आपका ए। आंसर क्या आपका ए विल बी द राइट आंसर। चैप्टर है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसके जो इम्पोर्टेंट आपके असर्शन रीजन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट। रीजन दिया गया द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो देखिए फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट वेव नेचर ऑफ लाइट। आपको पता है गलत है ये। जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है। पेपर में आता भी है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी आपकी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड वाली है फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपको पता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो हमारा आंसर क्या होता है, डी विल बी द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला। द डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। रीजन दिया गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इफ वेलोसिटी कांस्टेंट। तो देखिए आपको पता है डी ब्रोगली का जो फार्मूला है आपको निकलवाया है वो क्या आता है, ये आता है H/mv। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी, आपको पता है डी ब्रोगली स्टेटमेंट क्या कहती है, फॉर एवरी माइक्रोस्कोपिक एज वेल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दोनों के लिए होती है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन दिया गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखिए यहाँ पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब क्या है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिया भी है वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात हुई थी माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, यानी एम पे डिपेंड करती है इन्वर्सली। तो ये स्टेटमेंट क्या, ये भी ठीक है। और क्या कर रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो हमारा आंसर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम के, आपको पता है डिफरेंट वेलोसिटी से एमिट होते हैं। और डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है तो काइनेटिक स्प्रेड भी डिफरेंट होगी। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है आपकी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वह जो स्प्रेड है होगी बिल्कुल ठीक है आपकी, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड देखिए रीजन दिया गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं विद द अदर एटम इन द मेटल। तो ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग है क्योंकि हमारा जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या आपका सी विल बी द राइट आंसर। आपको पता है जब आपका फर्स्ट ठीक हो और सेकंड वाला क्या हो, गलत हो, तो हमारा क्या है, सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसका, फॉर वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये बिल्कुल ठीक है। आपको पता है वर्क फंक्शन दिखाते हैं या तो W से या हम 5 नोट से दिखाते हैं। ये क्या होता है, एच न्यू नोट होती है। और एच न्यू नोट क्या है आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे कहा है ग्रेटर, देखो ना, फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक लॉ है वो क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो नो फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोपोर्शनल है। तो आपकी जो फर्स्ट है आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अब आपका सेकंड कहता है ग्रेटर दी नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा। एनर्जी क्वांटा क्या है? जो आपका क्वांटा ऑफ पैकेट होता है, जिसे फोटोन के अंदर एच न्यू बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ये आपकी ये है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो आपकी जो ये हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे h न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू जितनी ज़्यादा होगी यानी एनर्जी ऑफ क्वांटा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल। इसका मतलब क्या? ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। तो असर्शन का सही स्टेटमेंट है जो आपकी, इसका रीज़न भी क्या आपका बिल्कुल ठीक है। तो जब आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, रीज़न आप ए को एक्सप्लेन करता है, तो हमारा आंसर क्या होता है? ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट है आपका वर्क फंक्शन ऑफ ए गिवन मटेरियल इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वर्क फंक्शन क्या होता है आपका? एच न्यू नोट होता है। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी, ये गलती, यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? रॉन्ग है। इसका जो रीज़न दिया गया है यहाँ पे, ये आपको आइंस्टीन इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे फिर से दोबारा कहा है, देखो फ्रीक्वेंसी आपका जो वर्क फंक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। तो हमें पता है आपकी जो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो क्या है? डिपेंड किस पे करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो हमारा आंसर क्या होता है? डी होता है। डी विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे आपके ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के। तो देखिए नेक्स्ट जो आपके एटम एंड न्यूक्लियस से है। तो एटम न्यूक्लियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए असर्शन है द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर ए स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल बाय 180 जीरो। आपको पता है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² कोट θ/2 बाई में काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 180 रखेंगे तो कोट 190 कितना होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी ठीक है। अगर आप यहाँ पे थीटा कितना रखे आपने 180, तो कोट कितना आ जाएगा 180 यानी कि 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। 0 इम्पैक्ट पैरामीटर जो मीन सेल्फ ऑफ पार्टिकल टेंड टू हिट दी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और पढ़ा अभी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमारी आपका न्यूक्लियस है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, ये आपका अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसको बी कहते हैं। तो जो सेकंड वाला जो इसको बिल्कुल ठीक है, ये आपका 0 एंगल होगा इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल इसको क्या न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है जब आपका थीटा क्या होता है? 0। तो आपको पता है रीबाउंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, राइट एक्सप्रेशन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, बार्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। ओनली जो आपकी एक ही सीरीज़ है बार्मर जो होती है, ये सीरीज जो आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। बार्मर मीन्स विजिबल एंड सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, ये स्टेटमेंट जो आपकी ठीक नहीं है। बार्मर का मतलब विजिबल नहीं है। तो बार्मर क्या है? एक आपका ट्रांजिशन है, यानी आपका जब क्या होता है आपको पता है, जब आपका N2 और सभी जो आपके ट्रांजिशन होते हैं N3 से 4 से सभी इसके ऊपर ट्रांजिशन होते हैं इस तरह से। तो हम कहते हैं जो सीरीज़ मिलती है वो बार्मर सीरीज़ होती है, बार्मर सीरीज़। तो ये सेकंड वाला जो गलत है। तो जब ए ठीक है आर गलत है, तो हमारा आंसर क्या होता है? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है जब जिस पॉइंट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के इक्वल हो जाती है। तो क्या था? इसको हम आर नोट से दिखाते हैं। दी पॉइंट एट विच, आपको बताया भी था ये कौन सा पॉइंट है आपका, अगर आप भूल भी जाए हाफ mv²। मान लो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की अगर किसके बराबर हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी
अब ये क्या आपका हाइड्रोजन की बात करते हैं, अपने गोल्ड फॉइल पे लिया था वैसे ZE/2a ये अल्फा पार्टिकल हो गया और नीचे क्या हो गया ये आपका R0। तो मैंने कहा ना कि R0, तो R0 कितना आ जाएगा आपका, बताया भी था, द पॉइंट एट विच काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो जाए पोटेंशियल एनर्जी बन जाए। तो आपका R0 कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/4πε ZE, गोल्ड फॉइल पे चार्ज था 2e अल्फा पार्टिकल पे, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 12 mv²। तो हमें पता है जो आपका एटम होता है, एटम का जो हम डायमीटर मानते हैं वो लगभग हम 10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। और जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का मानते हैं 10⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी कहते हैं, या मानते हैं 10⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 न्यूक्लियस के लिए। ये किसके लिए है, एटम का डायमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट। जो डिस्टेंस और क्लोजर अप्रोच है अल्फा पार्टिकल का हमेशा ज़्यादा ही होगा। सेकंड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिपल्सन डजंट अलाउ अल्फा पार्टिकल टू रीच। आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, फिर न्यूक्लियस जो होता है, ये जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, जो अल्फा पार्टिकल है इस पे भी पॉजिटिव, आपको पता है 2 पॉजिटिव होता है। तो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होती है, रिपल्सन होगी और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होती है। इसी वजह से क्या है, ये इसके अंदर क्या है, रीच नहीं कर पाता। तो हमारा आंसर क्या, जब दोनों ठीक है और RA को एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर आ गया A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, अगर 4 इंच के बेस पे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इंटायर पॉजिटिव चार्ज एटम कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल कोर, ये भी ठीक है और फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका, A विल बी द राइट आंसर। ठीक है स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे देखिए, द curve between the binding energy per nucleon versus mass number drops at। तो देखिए इसके अंदर क्या है आपका, जो आपको एक एनर्जी जो बाइंडिंग कर्व बताया था आपको मैंने, इधर आपका अगर आप मास नंबर लेते हैं और इधर आप क्या लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं पर न्यूक्लियन, तो कुछ इस तरह का आपका बना था, ध्यान हो आपको, ऐसे इस तरह से और फिर इस तरह गया था। तो जो ये आपका है कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ड्रूप्स होता है मतलब झुकाव एट हाई मास नंबर, इधर है झुकाव, यहाँ पे जो ड्रूप्स है ये देखो झुकाव, ड्रूप्स एट हाई मास नंबर ए ग्रेटर देन 170 एज मास एट लो मास नंबर दिस। तो ये बिल्कुल ठीक है आपकी स्टेटमेंट। ये देखिए ग्राफ से दिखाई दे रहा है, आपको बनाना सिखाया था। न्यूक्लियर विद मिडल मास नंबर जो है हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, देखिए यहाँ की ये जो आपका आयरन होता है इसकी सबसे ज़्यादा होती है लगभग बाइंडिंग एनर्जी जो होती है। तो आपका क्या है, ये इसकी राइट, अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन देखो ये क्या है, स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ रीज़न नहीं बता रहा है कि फिजन है फ्यूजन है। तो जब दोनों स्टेटमेंट ठीक हो लेकिन एक्सप्लेनेशन आपकी ठीक ना करे सेकंड वाली, तो आंसर क्या होता है आपका, बी होता। तो बी क्या इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम अब करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव फॉर मेटल नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है मेटल के लिए पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम इसको काउंट कर सकते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, चार्ज कैरियर इन दी मेटल्स आर नेगेटिव चार्ज्ड। हाँ बिल्कुल ठीक होते हैं। मेटल के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, होल्स होते हैं, होल्स। लेकिन इसके साथ होल ओनली नहीं होते, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं पल्स में, यानी इलेक्ट्रॉन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल करंट जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू होल्स इनटू में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस मेटल के अंदर क्या होता है, ओनली ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन होता है, करंट जो होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत होगी, फर्स्ट क्या है आपकी ठीक हो गई। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एन अनचार्ज क्रिस्टल। तो देखिए आपका क्या है, अगर इसमें देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होता नहीं होता है, चाहे पी टाइप हो चाहे या एन टाइप हो, पी टाइप हो या एन टाइप हो, क्या होते हैं ये अनचार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, या लिख सकते हैं इसको अनचार्ज्ड। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई है। और जो रीज़न दिया गया है देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अनचार्ज क्रिस्टल, अभी बताया था, ये बिल्कुल क्या है ठीक है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल। तो ये असर्शन गलत है, रीज़न ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका डी। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जो ऑप्शन दिए गए थे ए बी सी डी में, उसमें डी ऑप्शन में क्या दिया गया था, दोनों गलत लिखे गए थे, लेकिन हमारे पे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या दिया गया है आपका, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद डोपिंग है, बताया था आपको, बिल्कुल डोपिंग के साथ क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी राइट स्टेटमेंट है। रीजन, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, ये गलत है क्योंकि हमें पता है, तो पी टाइप के अंदर क्या है, होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसके अंदर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, ई टाइप के अंदर होल और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट आपकी जो ये क्या है रोंग है, फर्स्ट ठीक है और रीजन क्या है इसका गलत है, तो आंसर क्या होता है आपका सी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर slab directly in physical contact with n type semiconductor slab cannot form the pn junction diode। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका ये नहीं कि आपने दो एक पी टाइप को एन टाइप के पास रख दिया तो बन गया, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक प्रॉपर वे अपनाना पड़ता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओह सॉरी, ये मतलब ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी क्या इसमें लिखा है क्या है, डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। स्लैब कैन नॉट फॉर्म द पीएन जंक्शन, रफनेस और कॉन्टैक्ट बी मच मोर देन इनर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, कंटिन्यू फ्लो होता चार्ज कैरी इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस बिल्कुल सेम, इसका रीज़न दिया गया है कि आपका क्यों, अगर हम एक पी टाइप को एन टाइप के साथ रख देते हैं इस तरह से, अगर मान लो इधर वाला आपका पी टाइप है और इधर वाला एन टाइप है, मेयरली इसको अगर हम रख देंगे एक दूसरे के पास रख देंगे, तो आपका जो पी एन जंक्शन डायोड फॉर्म नहीं होता है। मान लीजिए आपका पी था, ये आपका एन था, दोनों को पास रखने से पी एन जंक्शन डायोड फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि रफनेस जो होती है कॉन्टैक्ट की मच मोर देन इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग से ज़्यादा होती है, तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी राइट स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बढ़ती है विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये बताया था आपको, हाँ जो कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है ये डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती है, और तो कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पढ़ा था, इन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। पीछे बताया था आपको कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रिलैक्सेशन टाइम के। ये जो टाइम है अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है। तो यहाँ पे जो आपका है एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है देखिए ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है।
तो हमारा जो है आंसर क्या होगा इसका, आपका बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे आपके सभी चैप्टर्स के, यानी आपके जो सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर हरियाणा बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो जारी किए हैं उनकी साइट पर उपलब्ध है। उनके जितने असर्शन रीजन क्वेश्चन थे उनका हमने एक साथ कलेक्शन किया है आपकी सुविधा के लिए। तो आप इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।